नमल खावर, कर्नल खावर ने कत्ल किया है तुम्हारे बाप को। जहाँ जवाहिरात शस्त्र रह गई, वहीं हाशिम के कान की लौएं सुर्ख हुई, आंखों में बरहमी ऊद आई। तुम खावर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? 1 मिनट, पुतलियाँ उसके नफ़ी में सर हिलाते वो बोला था। ये क्या तुम्हारी कोई न्यू गेम है? तुम मुझे और खावर को तोड़ना चाहते हो? जानते हो ना कि वो मेरा ख़ास आदमी है। मैं सिर्फ तुम्हें अज़ियत देना चाहता हूँ और अपनी बात साबित करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तहकीक तुमने खुद करनी है। जवाहिरात सफ़ेद चेहरे के साथ नढाल वापस बैठी। क्या बकवास है ये शादी? पैकेज, पैसे, मेरे लिए काम, वो सब झूठ थे जिनके बहाने तुमने मुझे यहाँ बुलाया। हाशिम ने बेजार सा सर झटका। और मेरे बाप की मौत सिर्फ एक हादसा थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन्हें कत्ल किया गया था? हाँ, गवाह है मेरे पास। सादी ने जवाहिरात को देखते हुए सर को हल्का सा काम दिया। वो जो दम बहुत बैठी थी चौंकी। सादी, तुम ये क्या? मिसेस कारदार है गवाह। क्यों मिसेस कारदार? ये आपने मुझे नहीं बताया था 2 साल पहले कि आपको शक है खावर पे? हाशिम एकदम बिल्कुल ठहर गया। जवाहिरात का सांस तक रुक गया था। मम्मी, आपको खावर पे शक था? उसकी टोन बदली, चौंक कर माँ को देखने लगा। आराम से हाशिम, तुम देख नहीं रहे वो खौफजदा हैं। सदी ने नरमी से मुदाखलत की। मैं बताता हूँ। तुम्हारे वालिद की मौत के कुछ दिन बाद जब मैं मिसेस कारदार की खैरियत पता करने आया था तो उन्होंने मुझसे अपने खदशे का इजहार किया था। उनको शक था कि उन्होंने खिड़की से बाहर कोई साया सा बाथरूम से निकलकर अंधेरे में गायब होते देखा था। उन्होंने कहा वो उनके सबसे वफादार मुलाजिम का साया लगता था, मगर वो पुरयकीन नहीं थे। मैंने भी उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन कैद खाना इंसान को गौर फिक्र करने के लंबे मौके देता है। वो कहे जा रहा था, मगर हाशिम ठीक से सुन भी नहीं रहा था। वो शश्तर बैठी माँ के पास आया और संजीदगी से पूछने लगा, मम्मी, ये क्या कह रहा है? क्या वाकई आपने कुछ देखा था? जवाहिरात ने सफ़ेद चेहरा उठाया, एक नज़र सदी पर डाली। गर्दन की जंजीर तंग हुई। वो मुस्कुरा रहा था। यही वक्त था जब वो सर उठाकर इन तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर सकती थी और इस मुतवक्के ब्लैकमेल से बच सकती थी, मगर सर उठाने के लिए कोरे अमालनामे चाहिए होते हैं। उसने गुलाबी नम पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। वो फिक्रमंदी और बरहमी के मिले जुले तासुरात के साथ उसकी तरफ मुतवज्जह था। वो सिर्फ एक साया था। मुझे नहीं याद मैंने खावर का नाम लिया हो। आंसुओं से उसका गला रंधा। हाशिम के चेहरे पे जैसे किसी ने तमाचा दे मारा था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जोर से चिल्लाते हुए उसने बूट से मेज़ को ठोकर मारी। मेज़ चाय के कप समेत उलट गई। जहाँ सदी की मुस्कुराहट थमी, दिल जोर से धड़का, वहाँ किचन में खड़ी मैरी भी काम थी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। शायद वो नज़रों का धोखा हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जवाहिरात टूटे फूटे लफ्ज़ बोल रही थी, बार बार उंगलियों की पोरों से चेहरा थपथपाती। मैं तो इस बात को भूल भाल गई थी। एक गुलामती भीगी नज़र सदी पर डाली। उसने पलकें बंद करके सर को खम दिया। गर्दन की जंजीर अब कस गई थी। हाशिम उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं मान सकता। खावर मेरा वफादार है। उसका डैड से कोई झगड़ा नहीं था। वो सब नफ़ी में सर हिलाते अब इधर उधर टहलते खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरा अंदाज़ा गलत हो। तुम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछ लो। हाशिम घूमकर उसके पास आया, कॉलर से पकड़कर उसे खींच कर उठाया और अपने मुकाबिल लाकर सुर्ख आंखों से उसे देखते गुर्राया था। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि दुनिया देखेगी, समझे तुम? झटके से कॉलर छोड़ा। तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया है हाशिम। अगर खावर नहीं तो किसी ने किया है। अब ये तुम्हें खुद खोजना है। हाशिम एक तेज़ मगर मुस्तरब सी नज़र उस पर डालकर चले मम्मी कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाई की नॉट ढीली करता। वो गुस्से में लगता था और शदीद बेसुकून भी। जवाहिरात बदिक्कत अपने कदमों पे खड़ी हुई, मुलामती नज़रों से सदी को देखा। इतनी अजियत क्यों दे रहे हो मुझे और मेरे बेटे को? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि खावर ने ये सब किया है? मजबूत बनाने की कोशिश में कमज़ोर आवाज़ मज़ीद कपकपाई। आप खौफज़दा ना हों। जब तक आपके बेटे आपके साथ हैं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
اس کے الفاظ پہ وہ اندر تک کانپ گئی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا سعدی۔ دروازے پہ کھڑا ہاشم انگلی اٹھا کر غصے سے تنبیہ کر رہا تھا۔ سعدی نے سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو خم دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، میری پیچھے آئی۔ یہ بہت برا آئیڈیا تھا سعدی۔ وہ شدید پریشان تھے۔ جب خاور کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مجرم ثابت ہوگا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ثبوت مجھے نہیں ڈھونڈنے، ثبوت مسز کردار کو خود پیدا کرنے ہیں، کیونکہ ہاشم ایک بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اس کا باپ طبعی موت نہیں مرا۔ اب الزام کس کے سر آئے گا، یہ مسز کردار نے طے کرنا ہے۔ اب وہی ثابت کریں گی کہ خاور اصل مجرم ہے، مگر اسے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میری کو اب بھی الجھا رہا تھا۔ دیکھتی جاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بیڈ پہ بیٹھا اور میری فکر مندی سے باہر نکل گئی۔ وہ شدید ناخوش تھی۔ لمحے بھر کے لیے ایک ہفتے پیچھے جاتے ہیں۔ سنہری نرم گرم دھوپ جیل کے صحن میں بکھری تھی۔ فارس غازی سفید کرتے میں ملبوس ایک سپاہی کی میت میں چلتا آ رہا تھا۔ لگ بھگ 6-7 ماہ بعد وہ اس جیل میں دوبارہ داخل ہوا تھا۔ راہداری پرانی اور گندی میلی تھی۔ دیوار میں سلاخیں لگا کر دروازے بنائے گئے تھے، جبکہ جگہ جگہ سطور، شعر اور نام دیواروں پہ لکھے تھے۔ وہ تنے آبرو، اٹھی گردن اور بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں چند جگہوں پہ اسے سلام کیا گیا، جس کا اس نے کبھی سر کے خم اور کبھی ماتھے کو ہاتھ سے چھو کر اسی بے نیازی مگر اپنائیت سے جواب دیا اور آگے چلتا گیا۔ وہ ایک طویل کھلا روشن سا کمرہ تھا۔ دونوں مخالف دیواروں کے ساتھ 2 قطاروں میں میٹرس لگے تھے۔ ہر میٹرس کے اوپر دیوار پہ کونٹی پہ متعلقہ قیدی کے کپڑے، سویٹر وغیرہ لٹک رہے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی گروہ کی صورت کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کسی کی نگاہ ادھر پڑی، کسی نے اس کا نام لیا۔ گردن مڑی، خاموشی ہر سو پھیلی۔ بہت سے سلام بلند ہوئے۔ وہ سر کے خم اور بڑبڑاہٹ سے جواب دیتا کونے تک آیا۔ یہ میٹرس اس کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، سر کو جھکا کر جوتے اتارنے لگا۔ تو ادھر دوبارہ کیسے غازی؟ کسی نے متفکر سے پکارا تھا۔ مرڈر۔ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھ گیا۔ وہ سامنے خلا میں دیکھنے لگا۔ چند مزید باتیں سنا دیں، پھر وہ سرگوشیوں میں بدل گئی۔ وہ اب نگاہ گھما کر ان دیواروں کا جائزہ لے رہا تھا، پھر آنکھیں بند کیں۔ جب وہ پہلی دفعہ جیل میں آیا تھا تب وہ ایسا نہیں تھا، تب کچھ بھی ایسا نہ تھا، مگر اس نے ذہن سے ان دونوں باتوں کو جھٹک دیا اور گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ قیدی ابھی تک مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک گروہ نے کسی کو راستہ دیا اور ایک شخص ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی مانند تھیں، آنکھوں میں سرما اور چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ غازی؟ اس نے مسافے کی بجائے پنجہ سا بڑھایا، جس کے ساتھ فارس نے پنجہ ملا کر جھگڑا اور پھر اس سے گلے ملا۔ علیحدہ ہو کر اس نے مسکرا کر فارس کو دیکھتے اس کا شانہ تھپکا۔ اداس نہ ہو یار، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ فارس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر جھٹکا۔ نہ یہ گھر ہے نہ اپنا ہے۔ چلا تجھے کچھ نئے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کو دوستانہ انداز میں شانے سے تھامے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام محمد جلال الدین آتش تھا، مگر یہاں اسے صرف آتش کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب ایک گہرے زخم کا پرانا نشان تھا۔ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے فارس نے ایک خاموش نظر اس کی آنکھ کے نشان پہ ڈالی تھی۔ یہ زخم اسے فارس نہیں دیا تھا، کسی اور زمانے کسی اور دنیا میں۔ اس منظر کو 7 دن بیت چکے تھے۔ وکیل دفاع کو دیے گئے 7 دن کی مہلت آج تمام ہوئی تھی۔ ہر سو سوگوار فضا پھیلی تھی۔ سو کل اسے پھر سے حوالات میں ڈال کر عدالت لے جانا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ سعدی کے پاس سے آ کر ہاشم اپنے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا اور جواہرات مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ صرف ڈسٹرب تھا، پریشان، چونکا ہوا تھا، مگر جواہرات، اس کا چہرہ سفید اور جسم بے جان تھا۔ وہ بار بار لب کھولتی لیکن پھر ہاشم کے تیور دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ہاشم کو یہیں چھوڑ کر نچلے فلور پہ جاؤ تو کمرے کے بند دروازے راہداری کے دونوں طرف قطار سے لگے تھے۔ دفتن ایک دروازہ کھول کر آبدار نکلی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ نیچے اتری تو وہ کچن میں آئی اور وہاں سے سیدھی ہیڈ شیف کے سر پہ پہنچی۔ مجھے نیچے جانا ہے، مقامی بھاشا میں سنجیدگی سے کہا۔ شیف نے تذ بذب سے اسے دیکھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے میڈم، وزیر صاحب کی غیر موجودگی میں۔ اس نے اسٹینڈ سے ایک تیز دھار چھرا اٹھایا اور اس کی نوک شیف کے کاؤنٹر پہ رکھے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلا میں گاڑی۔ پھر
तीखी नज़रों से उसका यकदम शल होता चेहरा देखा। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो क्या मैं जेल जाऊंगी? तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पापा मुझे फ़ौरन बचा लेंगे? हाँ, शफ ने आहिस्ता से अपना हाथ निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो शादी के कमरे के बाहर खड़ी थी। दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो वो हनूज मुस्तरब था, मगर सोच में गुम बेड पे बैठा था। उसे देखकर चौंका, फिर खड़ा हुआ। मैंने वकील का नाम बता दिया है हाशिम को, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और बंद दरवाजे से पुष्ट लगाए चमकदार आंखों और मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। हामान कौन है? शादी की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई, मगर आंखों में सख्ती धर आई। मामू ने तुम्हारे जरिए पैगाम भेजा, उन्हें तुम पे एतबार था, मुझे नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम सब भूल जाओ। कौन है हामान और क्या करोगे तुम उसके साथ? वो पलकें चबकाकर शैतानी मासूमियत से पूछ रही थी। कम से कम तुम्हारी तरह मैं लोगों को सरे बाजार पिटवाता नहीं हूँ। अभी की मुस्कुराहट थमी, अबरू ताजुब से पीछे। तुमने उस रोज़ भी मुझसे यही बात कही थी। कितने जजमेंटल इंसान हो तुम। तुमने खुद से फ़र्ज कर लिया कि नौशरवान को पिटवाने में मेरा हाथ था। मोहतरमा, आपके मंगेतर ने खुद नौशरवान को बताया था कि वो आपका मंगेतर है, और ये कि उसने दोबारा आपको तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। इससे भी इनकार कर दें। इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे आप पे एतबार नहीं है। सोगवार कमरे में एकदम तनाव सा दर आया। अभी लम्हे भर को बिल्कुल सुन रह गई, मुतहैयर, महबूबियत। वो जो बहुत कुछ कहने के इरादे से आई थी, सब भूलकर बाहर लपकी। फूले तनफ़ुस और सुस्त चेहरे के साथ तेज़ तेज़ ऊपर आई। एक दरवाजे के सामने रुक कर बेल बजाई, फिर बंद मुट्ठी से उसे बुझाया ज़ोर से। जवाब मौसूल न हुआ तो ऊंचा सा बोली, आबदार हूँ, दरवाज़ा खोलो। अगले ही लम्हे दरवाज़ा अंदर को खुला और हाशिम कारदार सामने नजर आया। कोट और टाई अंदर आस्तीन कोहनियों तक मोड़े और डिस्टर्ब लग रहा था। पस मंज़र में कुर्सी पर बैठी जवाहरात दिखाई दे रही थी। कैसी हो रेड? जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे तुमसे बात करनी है। वो भरम निगाहें उस पर जमाई सीने पर बाजू लपेटे हुए थे। अभी मैं बात नहीं कर सकता, बाद में। वो वाकई इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं था। जब नौशरवान मुझे यूनिवर्सिटी में तंग कर रहा था तो मैंने तुम्हें कॉल की थी, सिर्फ तुम्हें, और तुमने मेरी शिकायत के जवाब में कहा था कि तुम संभाल लोगे। कैसे संभाला था तुमने? हाशिम दरवाज़ा बंद करके राहदारी में आ खड़ा हुआ। बोला कुछ नहीं, बस उसे देखता रहा। एक दिन अचानक से उसने मुझे कॉल करना छोड़ दिया, दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आया। मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों। अभी तुमने अपने ही भाई को पिटवाया हाशिम, वो भी यकीन थी। किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे नए बेस्ट फ्रेंड ने, हल्का सा तंज किया। हाशिम, तुमने मेरे किसी मंगेतर का कहकर उसको पिटवाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनो अवतार, अब की वो सख्ती से बोला था। मेरा बाप मेरा आइडियल था। कुर्ब से लम्हे भर को आंखें बंद की। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं कुछ गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। मेरे बाप ने मुझे उनके साथ पुलिस से पकड़वाया और थाने में एक रात के लिए बंद करवाया। मैं उसके बाद कभी इन लड़कों से नहीं मिला। मेरी पढ़ाई भी ठीक हो गई। जैसे मेरे बाप ने मुझे हैंडल किया था, मैंने शेरू को वैसे ही हैंडल किया और वो भी ठीक हो गया। वो मेरा भाई है, उसकी हिफाजत मुझे करनी है। कैसे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। गुड नाइट। एक अचुत्ती नज़र उस पर डालकर उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। अवतार अभी तक बेयकीन खड़ी थी। जवाहिरात से आते देखकर परेशानी से उठी। हाशिम, शायद हम ख्वामख्वाह शादी की बात को सीरियस। मेरा बाप कत्ल हुआ है मम्मी। वो सुर्ख आंखों से उसे देखता करीब आया। मुझे अपने बाप की नहश देख कर ही समझ जाना चाहिए था। क्या आपको 13 अक्टूबर की रात आपके घर से गिरफ्तार किया गया और आपसे मज़कूरा पिस्तौल बरामद किया गया? नहीं योर ऑनर, मेरी गिरफ्तारी के वक्त मेरे पास कोई गन नहीं थी। मैं पिस्तौल की बरामदगी जो लिखी गई है वो पुलिस ने मेरे ऊपर डाली है। वो पिस्तौल ना मेरा है ना मेरे पास से मिला है। संजीदगी से वो सवालों के जवाब दे रहा था। आप किस तरह प्लीड करेंगे? आई प्लीड इनोसेंट, वो उसी मकान की अंदाज में बोला था। जुमर ने आखिरी सवाल पर नज़र दौड़ाई जो कागज़ पर लिखा था। 170। क्या आप अपने खिलाफ गवाह के तौर पे पेश होना चाहेंगे? और उसका एक लफ्ज़ नहीं में जवाब। जज साहब भी अब वही पूछ रहे थे। फारिस तहीर गाजी, क्या आप CRPC 340 के तहत अपने खिलाफ गवाह के तौर पे पेश होना चाहेंगे? जुमर होंठों पे कलम चबाती उसे देख रही थी। वो लहजे भर कर रुका, फिर उसी तनी गर्दन से बोला, जी योर ऑनर। जुमर बिजली की तेज़ी से खड़ी हुई। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है। जज ने एक गहरी नज़र फारिस पर डाली, दूसरी जुमर पे।
आप इस सवाल का जवाब देने से पहले अपने वकील से कंसल्ट कर लीजिए। गोया तंबीह की, मगर वो वैसा ही मुतमईन खड़ा था। मैं फैसला कर चुका हूँ योर ऑनर, मैं अपना गवाह बनने को तैयार हूँ क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। वो एक उचकती नज़र नीचे खड़ी समर पर डाली, जो एकदम परेशान हो गई थी। जब अदालत में किसी शख्स के खिलाफ किसी इल्ज़ाम पे मुकदमा चल रहा होता है तो मुलजिम के पास खामोश रहने का हक होता है। कोई इसे अदालत में गवाही देने पर यानी एतराफ़े जुर्म करने के लिए नहीं बुला सकता। हाँ, अगर वो खुद चाहे तो वो अपना गवाह बनने के लिए खुद को पेश कर सकता है। इस सूरत में प्रोसिक्यूटर को उसे सवाल करने और उस पर जरा करने का हक होता है। उसको अल्लाह की कसम उठाकर सच सच जवाब देना होगा। ठीक है, आपको ट्रायल का हक दिया जा रहा है। 11 नवंबर को इस्तग़ासा अदालत में अपने वो आर्डर जारी करते हुए कह रहे थे और समर का बस नहीं चल रहा था कि उसका हथौड़ा उठाकर फारिस को दे मारे। कार्रवाई ख़त्म होने के बाद वो उसके साथ चली आई और जिस वक्त पुलिस एहलकार उसको हथकड़ी दिखा रहे थे वो बहुत सख्त से बोली थी, फारिस तुम गवाही नहीं दे सकते। आंखों से तंबीह की। वो चेहरा मोड़कर उससे देखने लगा, फिर ज़रा सा मुस्कुराया। मैं बेगुनाह हूँ, गवाही दे सकता हूँ। वो तुमसे 28 अगस्त की रात के बारे में पूछेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हथकड़ी बंद हुई और वो उसे लेकर मुड़ गए और जुमर पैर पटक कर रह गई। वो शदीद परेशान हो गई थी। वो उसके लिए अदालत में 1000 झूठ बोल सकती थी और अदालत में यही तो किया जाता था, मगर कटहरे में खड़े होकर गवाह के तौर पे कसम उठाकर झूठ, ये परजुरी थी और वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसे मालूम था कि फारिस भी झूठ नहीं बोलेगा और हाशिम को भी मालूम था कि वो झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए तो सारा खेल तरतीब दिया था। कातिल ना सही, अर्सोनिस्ट ही खुल जाए। उफ, वो इस आदमी का क्या करे। बहुत बुरे मूड के साथ वो वापस पलटी थी।